नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का मोटिवेशन है, अगर इरादे पक्के हों तो रास्ते खुद बनते हैं। अगर इरादे पक्के हों तो रास्ते खुद बनते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें प्रमुख संगठन दे रखे हैं जैसे यूएनओ है, सार्क है, ब्रिक्स है। जिन संगठनों के बारे में प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास 11वीं क्लास है, इंटरनेशनल रिलेशंस की 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस बहुपक्षीय संस्था ने साप्टा बनाने का निर्णय लिया? साप्टा है जिसको किसने बनाने का निर्णय लिया था? सार्क ने, ईयू ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र ने, आसियान ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्क ने। सार्क ने साप्टा बनाने का निर्णय लिया था। साप्टा बनाने का निर्णय सार्क ने लिया। साप्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सार्क का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिणी एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम करना है। साप्टा 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हुआ था। साप्टा 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दोस्तों कल हम मॉडल पेपर लेके आएंगे, जो प्रथम प्रश्न पत्र के फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर लेके आएंगे। कल की क्लास में मॉडल पेपर की क्लास होगी। दोस्तों, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस, वह रिपोर्ट जिसे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिका को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया था? कोफी अन्नान, यूथांट, बुतरस घाली, बान की मून, डैग हैमरशोल्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुतरस घाली। बुतरस घाली के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस, वह रिपोर्ट जिसे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिकाओं को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया था। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और डैग हैमरशोल्ड हैं, और हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने वाले एकमात्र महासचिव हैं। यूएनओ के महासचिव हैं डैग हैमरशोल्ड हैं, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यूथांट हैं, वो एशिया के महासचिव हैं। एशिया के पहले महासचिव कौन? यूथांट बर्मा से हैं, बर्मा म्यांमार से हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बुतरस घाली, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, आतंकवादी संगठन तथा उसकी संक्रियाओं के मुख्य क्षेत्र के मुख्य देश के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानें। जो युग्म दे रखे हैं उनमें से गलत में युग्म को पहचानना है। इस्लामिक स्टेट वो सीरिया में है। हाँ दोस्तों, इस्लामिक स्टेट है वो सीरिया में है। अलकायदा अफगानिस्तान में। अब अलकायदा आतंकवादी संगठन है वो अफगानिस्तान का है। बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन फिलिस्तीनी का नहीं है, ईरान का है। ईरान और सीरिया का है, ईरान और सीरिया का है। तो एक ऑप्शन गलत हो जाएगा डी। तो आपका इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हिजबुल्लाह है, फिलिस्तीनी में नहीं है। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन ईरान और सीरिया का समर्थित लेबनानी आतंकवादी संगठन है, जो 1982 के
लेबनानी गृहयुद्ध के बाद उभर कर सामने आया। इस संगठन को इजराइल और सुन्नी अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, उन्नीस के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार कौन थे? जो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था IMF का, जिसके IMF के मुख्य रचनाकार कौन थे उस समय? जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट, ये थे जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर व्यापार और प्रशुल्क समझौते के बारे में सही है? व्यापार और प्रशुल्क समझौते के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, उसमें देखना ही कौन से कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। उरुग्वे दौरे से पूर्व गेट वार्ता के 7 दौरे हो चुके थे। हाँ दोस्तों, ये सही है, दूसरा सही है। विश्व व्यापार संगठन आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 से गठित किया गया था। हाँ दोस्तों, WTO का गठन 1 जनवरी 1995 से किया गया था। पहले इसका नाम गेट था। क्या था? गेट को परिवर्तित करके 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं। डंकल प्रस्ताव विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की पूर्ति करता है। नहीं, ये गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। और 2 और 3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? आपके 2 और 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। आपका अगला सवाल है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है दोस्तों आपकी बार। सही और गलत, इस पर विशेष ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है, जब आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, उसमें सही पूछा है गलत पूछा है उसके बारे में। तो इसके नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से गलत कथन देखना है। NIEO वुड्स संस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को सशक्त करने के लिए था। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को सशक्त करने के लिए नहीं था। NIEO ने विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया, जिससे विकासशील राज्यों को अधिक सहभागिता मिल सके। हाँ दोस्तों, ये सही है, ये तो सही है। NIEO की रचना विकासशील राज्यों को सभी व्यापार नियमों से मुक्त करने के लिए की गई थी। हाँ दोस्तों, ये गलत है, मुक्त करने के लिए नहीं की गई थी। वैश्विक उत्तर के देश NIEO का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि यह नव उपनिवेशवाद की वृद्धि कर रहा था। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है,
किस प्रस्ताव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग का वर्षीय संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था? 54,229, 56,220, 55,230, 58,220। आपका सही जवाब होगा 58,220। 58,220 प्रस्ताव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग का वर्षीय संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। विकासशील देशों को दक्षिण दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उसकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस का आयोजन भी करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विकास ध्येयों के संबंध में गलत है? गलत कथन पूछा है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता शिशु मृत्यु दर से कम है। हाँ दोस्तों, ये तो सही है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन, लैंगिक समानता की अभिवृद्धि है। ये भी सही है दोस्तों। सार्वभौमिक मानव अधिकार, रोजगार, अभिवृद्धि, शिशु मृत्यु दर से कम है। ये गलत है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना ताकत नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संगठनों के गठन को स्वीकृति और बढ़ावा देता है। हाँ दोस्तों, ये सही है, स्वीकृति और बढ़ावा देता है अपने क्षेत्रों को। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर शांति स्थापना और शांति निर्माण की गतिविधियों को सुलभ करता है। ये गलत है दोस्तों। अपने, हाँ तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे भी देख लेते हैं। अपने से पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित शांति संधियों पर का परिणाम नहीं है। ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस तरह से बनाया गया था कि विश्व सरकार की तरह लगे। ये भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अफ्रीकी संघ के बारे में सत्य कथन है? और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। कथन दे रखे हैं अफ्रीकी संघ के बारे में, देखना ही कौन कौन से सही हैं। तो अफ्रीकी संघ एकल मुद्रा की ओर लक्षित है। हाँ दोस्तों, अफ्रीकी संघ है वो एकल मुद्रा की ओर लक्षित है। अफ्रीकी संघ एकल एकीकृत सुरक्षा बल की ओर लक्षित है। हाँ दोस्तों, अफ्रीकी संघ है वो एकीकृत सुरक्षा बल की ओर भी लक्षित है और एकल मुद्रा की ओर लक्षित है। अफ्रीकी संघ अंतः अफ्रीकी संघर्ष को खत्म करना चाहता है। जो अंतः अफ्रीकी संघ है उनको खत्म करना चाहता है। ये भी सही है। अफ्रीकी संघ विकसित विश्व के साथ घनिष्ठ एकीकरण की ओर लक्षित है। नहीं, अफ्रीकी संघ जनजाति स्वास्थ्य और राष्ट्रवाद की अभिवृद्धि चाहता है। ये भी नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, अपने संगठन के समय निम्नलिखित में से क्या दक्षिण में सहयोग के 5 क्षेत्रों में से एक नहीं था? दक्षिण के बारे में दे रखे हैं, उनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। कृषि और ग्रामीण विकास ये था दोस्तों उसमें। स्वास्थ्य और जनसंख्यात्मक गतिविधियां ये भी थीं। मानव अधिकार और आतंकवाद ये नहीं था। मानव संसाधन विकास ये भी था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दक्षिण या सार्क की स्थापना के समय मानव अधिकार और आतंकवाद प्रमुख मुद्दा नहीं था।
सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी, जिसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। यह एक दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना था। जो भारत में सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, उसमें अफगानिस्तान ने अपनी सदस्यता ग्रहण की थी, तो 8 सदस्य हुए थे। आपका अगला सवाल है, यूरोपीय संघ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं तो यूरोपीय संघ के बारे में, उन कथनों पर विचार करना है कौन से सही हैं। क्रोएशिया इसका 28वां सदस्य राज्य बना था। हाँ दोस्तों, क्रोएशिया है वो यूरोपीय संघ है, उनका 28वां राज्य बना था। EU संघ है, उनका 28वां राज्य क्रोएशिया बना था। क्रोएशिया यूरो जोन का हिस्सा नहीं है। क्रोएशिया यूरो जोन का हिस्सा भी नहीं है, ये भी सही है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी। यूरोपीय संघ के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। इस संघ में कुल 27 सदस्य देश हैं। क्रोएशिया नवीनतम सदस्य देश है। इसने अभी यूरो जोन की सदस्यता नहीं ली है। 27 में से कुल 19 देशों में ही यूरो मुद्रा स्वीकार की गई है। इसके 27 सदस्य देश हैं, लेकिन 19 देश ऐसे हैं जिनमें यूरो मुद्रा अपनाई जाती है, बाकी के देश हैं उनमें अलग मुद्रा अपनाई जाती है। आपका अगला सवाल है, अल्वा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्वा एक संगठन है जिसके बारे में कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना ही कौन से सही है कौन से गलत हैं। सही कथन पूछे हैं, सही कौन से हैं। अल्वा के संस्थापक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे ह्यूगो सावेज हैं। ह्यूगो सावेज हैं, हाँ दोस्तों, ह्यूगो सावेज हैं। 2012 में होंडुरास को अल्वा से निकाल दिया गया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है दूसरा वाला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए, केवल एक सही है। 2012 में नहीं निकाला गया था होंडुरास को दोस्तों, 2010 में निकाला गया था। कब? 2010 में। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, एक सही है, तो आपका सही जवाब होगा केवल एक सही है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मुद्रा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की SDR बास्केट का हिस्सा नहीं है? दोस्तों उस समय 2016-2009 पूछा, करंट के परिपेक्ष में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। वैसे आपको जानकारी बता देता हूँ इसकी डिटेल कि यूनान मुद्रा IMF की SDR बास्केट का हिस्सा नहीं है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट एक खास तरह की रिजर्व मुद्रा है। IMF ने 1969 में इसका निर्माण किया था। एक तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आधारकार एक मुद्रा है। ये उस समय वर्तमान में प्रेजेंट में पूछा गया था। वर्तमान में सभी विकल्प सही हैं इसके, वर्तमान में जो भी हैं वो सभी विकल्प सही हैं। देख लो कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं इसमें। क्या? USS डॉलर, हाँ ये भी है वर्तमान में। यूनान है, पौंड स्टर्लिंग है, यूरो भी है, सभी सही हैं वर्तमान परिपेक्ष में। उस समय करंट के परिपेक्ष में पूछा गया तो ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही था, लेकिन अब वर्तमान में सभी हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेश के कार्य पद्धति का आधार है? सार्क की कार्य पद्धति पूछी गई है दोस्तों। भारतीय दृष्टिकोण, बहुत सदस्यों का दृष्टिकोण, आम सहमति, 2/3 बहुमत। आपका सही होगा आम सहमति। आम सहमति है वो दक्षेश के कार्य पद्धति का मूल आधार है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन तथा सार्क के कार्य पद्धति का आधार आम सहमति है। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, जिसमें 8 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है।
आपका अगला सवाल है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है एक सैनिक गठबंधन, एक आर्थिक गठबंधन संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन, एक बहुउद्देशीय संगठन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक सैनिक संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि है वो एक सैनिक गठबंधन संगठन है, सैनिक गठबंधन संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो को द नॉर्थ अटलांटिक एलियंस भी कहा जाता है, द नॉर्थ अटलांटिक एलियंस भी कहा जाता है। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आपका अगला सवाल है, आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे? 6, 5, 3, 4। आपका सही जवाब होगा 5। आसियान के वर्तमान 1967 में गठन के समय 5 सदस्य देश थे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में की गई थी, बैंकॉक में की गई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये 5 संस्थापक सदस्य थे। बाद में ब्रूनी ने 1984 में, वियतनाम ने 1995 में, लाओस ने 1997 में और बर्मा ने 1997 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10। आपका अगला सवाल है, दक्षिण सार्क एक है आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, सैनिक संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण है वो एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर को 1985 को की गई थी, जिसमें 8 सदस्य देश हैं। आपका अगला सवाल है, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्षता नीति के प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे। गुटनिरपेक्षता की स्थापना प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे, जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड के सम्मेलन में की गई थी। आपका अगला सवाल है, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया था? 12वें शिखर सम्मेलन 2004 इलाहाबाद में, इस्लामाबाद में, 13वें शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में, 11वें शिखर सम्मेलन 2002 काठमांडू में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में। जो भारत में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का 2007 में नई दिल्ली में, जब 8वां सदस्य बना था सार्क का, वो अफगानिस्तान बना था। कौन बना था? अफगानिस्तान बना था। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य क्या था? पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना, यही था इसका मुख्य उद्देश्य। भागीदारी नाटो का उद्देश्य यही था कि पूर्वी गुटों के राज्यों को एक संगठन में शामिल करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 अप्रैल 1949 में ब्रुसेल्स की संधि द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका में साम्यवाद का परिरोधन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य अमेरिका को प्रभावी बनाने के लिए पूर्वी जर्मनी को पीछे ढकेलना और सोवियत संघ को बाहर निकालना था। सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद भी यह संगठन बना हुआ है। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 30 है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय ईसी का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया था? maastricht संधि,
रोम की संधि, लिप्सन की संधि, नाइस की संधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, maastricht की संधि। maastricht की संधि 7 फरवरी 1992 को maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप यूरोपीय समुदाय ईसी का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ ईयू किया गया। क्या किया गया? यूरोपियन यूनियन, ईयू किया गया। यह संधि यूरोपियन एकीकरण की संधि के नाम से जानी जाती है क्योंकि इस संधि में यूरोप के लिए एक नागरिकता और एक मुद्रा हेतु मार्ग प्रशस्त किया है। यह संधि 1 नवंबर 1993 को लागू की गई थी। इस संधि के समय इस समुदाय में 12 सदस्य देश थे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? WHO, IMF, FAO, OPEC। OPEC है वो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। प्रमुख तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, जबकि IMF, WHO और FAO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में नरजाति नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसी प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई के लिए नाटो की आलोचना की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में नरजाति नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की थी। आपका अगला सवाल है, समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार राज्य समुद्र जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी, किस प्रकार होगी? समुद्र तट के 3 मील प्रादेशिक जल तक, हाँ दोस्तों, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट के 12 मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में 200 मील तक। हाँ दोस्तों, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, सर जॉन चिलकॉट आयोग ने दोषी पाया अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम आचरण नहीं। वर्ष 2003 में इराक के युद्ध पर यूके का आचरण, हाँ ये दोस्तों बी, इसमें दोषी पाया गया था। सर जॉन चिलकॉट की अध्यक्षता में गठित इराक इंक्वायरी सर जॉन चिलकॉट आयोग एक ब्रिटिश पब्लिक आयोग था जिसका काम इराक वॉर में ब्रिटेन की भूमिका का पता लगाना था। सर जॉन चिलकॉट ने वर्ष 2003 में इराक पर यूके के आचरण को दोषी पाया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, वाशिंगटन कंसेंसस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, वित्तीय व्यापार उदारीकरण, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था है वो वाशिंगटन कंसेंसस नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वाशिंगटन कंसेंसस 1989 में विकासशील देशों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 10 सूत्री आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है। यह स्टैंडर्ड रिफॉर्म पैकेज देने की बात भी करता है। इसके अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन पर सुधार एवं वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण आदि को शामिल करते हैं।
न कि राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था को। आपका अगला सवाल है, कूट दे रखे हैं दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, सूची दे रखी है। शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, यह कब किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 1950 में, 1950 में। तो ए में हो जाएगा 4, ए में क्या हो जाएगा 4। सुएज संकट हुआ था दोस्तों 1956 में, तो बी का हो जाएगा 3, अब बी का हो जाएगा 3। इराक हथियारी संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव था, वो 2002 में, तो सी का हो जाएगा 2। कोसोवो में यूएन मिशन है, वो हुआ था 1999, तो 4 का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, एक ही ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची दे रखी है, 1 को 2 से मिलान करना है। तो पारंपरिक हथियार कटौती संधि है, वो हुई थी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। तो ए का हो जाएगा 3। सामरिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट, वो हुई थी 1991 में, तो बी का हो जाएगा 4। और 3 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। सामरिक हथियार कटौती संधि सेकंड है, वो हुई थी 1993 में, तो आपका सी का हो जाएगा 2। और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, वो 1996 में हुई थी, 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ही ऑप्शन में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त किए थे? तो केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण के कारण अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेम के बारे में संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों, उनके बारे में सही कूट का चयन करना है। जूलियन न्यूरेरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम के एक संस्थापक सदस्य थे। नहीं दोस्तों, जूलियन नहीं थे, इसके नेहरू, नासिर, टीटो, यूगोस्लाविया सुकर्नो, ये इसके संस्थापक थे, लेकिन न्यूरेरे नहीं थे, तो ये तो हो जाएगा गलत। भारत में 7वीं नेम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। हाँ दोस्तों, भारत में 7वें नेम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ये हो जाएगा सही। 17वीं नेम शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में आयोजित किया गया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, 17वीं शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में आयोजित किया था। गुटनिरपेक्ष का नेम का मुख्यालय बेलग्रेड में नहीं है दोस्तों, ये गलत है। गुटनिरपेक्ष का मुख्यालय बेलग्रेड में नहीं है। तो आपके कोड दे रखे हैं, बी और सी सही है, बी और सी दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी। आपका अगला सवाल है, कथन दे रखे हैं दोस्तों, पहचानना है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसको पहचानना है। और नीचे कूट दे रखे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। हाँ दोस्तों, भारत है वो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। वर्ष 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विजयलक्ष्मी पंडित ने किया था। ये गलत है दोस्तों, नहीं। वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया था। ये भी गलत है दोस्तों। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 तक प्रस्तुत की। हाँ दोस्तों, ये सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और डी। ए और डी दे रखे हैं आपके ऑप्शन सी में, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, कथन दे रखा है और दोस्तों तर्क दे रखा है, देखना है। कथन और तर्क दे रखा है। अब कथन दे रखा है, ए राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है। हाँ दोस्तों, राज्य है जो अब भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है। वैश्वीकरण से वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर हुई है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है कथन की। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, सूची एक को सूची सेकंड से मिलान करना है। दोस्तों सूची दे रखी है, सूची एक को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखो दोस्तों, सूची एक में दे रखी है समझौते और ग्रुप, और सूची सेकंड में मिलान करना है किस किस के बारे में कैसे है। बासेनार समझौता, बासेनार समझौता हुआ है, वो हुआ था प्रारंभिक हथियारों एवं प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण के लिए हुआ था। तो ए का हो जाएगा 3। ए का हो जाएगा क्या? 3। आइसेलिया समूह है, वो है रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए है। तो बी का हो जाएगा 1। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स है वो परमाणु हथियारों के अप्रसार के लिए है। तो सी का हो जाएगा 2। सी का हो जाएगा 2। प्रक्षेपात प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है, वो आपकी सामूहिक विनाश के लिए हथियारों की सुदृढ़ी हेतु प्रणाली का अप्रसार। तो डी का हो जाएगा 4। तो आपके सही जवाब होगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों? देखते हैं। 3 1 2 4, 3 1 2 4 दे रखे हैं आपके ऑप्शन ए में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्न में से किस देश के हैं? बान की मून है वो संयुक्त राष्ट्र के किस देश से हैं? जापान से, दक्षिणी कोरिया से, थाईलैंड से, मंगोलिया से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी कोरिया से। बान की मून है जो महासचिव बने थे संयुक्त राष्ट्र के, वो बान की मून दक्षिणी कोरिया से हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के चैप्टर अध्याय 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 97 से 101 तक सचिवालय संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक कुल 9 लोग महासचिव के रूप में सेवा दे चुके हैं, जिसमें बान की मून है वो दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव थे, इन्होंने बतौर महासचिव 2 कार्यकाल अपने दोनों टर्म पूरे किए थे। आपका अगला सवाल है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, 19 सितंबर को, 12 दिसंबर को, 12 सितंबर को। तो आपका सही जवाब होगा 12 सितंबर को। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाया जाएगा। तो 12 सितंबर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12 सितंबर। आपका अगला सवाल है,
सूची दे रखी, सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों, सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है, मिलाना है दोस्तों, सूची ए को सूची सेकंड से मिलाते हैं दोस्तों। शिखर सम्मेलन दे रखे हैं, कौन से शहर में कब हुआ था। तो दूसरा शिखर सम्मेलन है वो हुआ था काहिरा में। कहाँ हुआ था दोस्तों, नेम का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वो काहिरा में हुआ था, तो एक का हो जाएगा 4। तीसरा शिखर सम्मेलन है, नेम का तीसरा शिखर सम्मेलन है वो हुआ था लूसाका में, तो आपका बी का हो जाएगा 3। चौथा शिखर सम्मेलन है, नेम का चौथा शिखर सम्मेलन है वो अल्जीरियस में हुआ था। कहाँ हुआ था, अल्जीरियस में, तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2। अब पांचवा शिखर सम्मेलन है, नेम का गुटनिरपेक्ष का पांचवा शिखर सम्मेलन वो कोलंबो में हुआ था, तो आपका डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब 4 3 2 1। 4 3 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपके दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, काहिरा में, दिल्ली में, लास्का में, बेलग्रेड में। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, बेलग्रेड में हुआ था, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया था, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इथोपिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया था। वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र इंडोनेशिया बना था। यह इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के मध्य विवादों की वजह से हुआ था। इंडोनेशिया का कहना था कि यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद 28 सितंबर 1966 को वह फिर से यूएन का सदस्य बन गया था। इंडोनेशिया है वो 28 सितंबर 1966 से फिर से यूएन का सदस्य बन गया था। आपका अगला सवाल है, सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे, 70, 71, 69, 85। तो आपका सही जवाब 71 देशों ने। 71 देशों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके 183 सदस्य देश हैं। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। व्यापक परमाणु निषेध संधि है, सीटीबीटी की संधि है जिसने भारत पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 71 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया था वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है, प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में यूएसए ने चीन को मान्यता दी थी, जनवरी 1978 में, जनवरी 1979 में, जनवरी 1980 में, जुलाई 1980 में, जुलाई 1981 में। तो आपका सही जवाब होगा जनवरी 1979 में। जनवरी 1979 में यूएसए ने चीन को मान्यता दी थी। 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन अस्तित्व में आया था। साम्यवादी चीन था वो अस्तित्व में 1 अक्टूबर 1949 को आया था। साम्यवादी चीन को सर्वप्रथम मान्यता भारत ने दी थी। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की यात्रा की थी। जो निक्सन ने यह यात्रा दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक ऐतिहासिक यात्रा थी। इसके पश्चात 1 जनवरी 1979 को अमेरिका ने जनवादी गणतंत्र चीन, साम्यवादी चीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था? बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में, 1966 में, 1956 में, 1954 में। तो आपका सही जवाब होगा 1955 में। 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 1955 में आयोजित हुआ था। यह अफ्रीकी एशियाई एकता का आयोजित पहला
बड़ा सम्मेलन था जिसमें 29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था, जिसके द्वारा 10 सूत्री वैश्विक शांति एवं सहयोग की घोषणा की गई थी, जिसे दशाशिला बांडुंग कहा गया था। दशाशिला बांडुंग कहा गया था। यह सम्मेलन आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना था। यही आंदोलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सर्वप्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1962, 61, 63, 64। तो 1961 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है कमजोर देशों के लिए शांति एवं सहयोग पर निर्णय के महत्व पर, द्विपक्षीय देशों के हितों के लिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शांति एवं सहयोग पर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है वो शांति एवं सहयोग पर निर्भर करता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क की स्थापना 7 सितंबर 1985 को, 7-8 सितंबर 1985 को, 8 सितंबर भी है, 2 दिसंबर भी है। तो 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, जिसके जब स्थापना की गई थी जब 7 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे? 7। लेकिन 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन भारतीय राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, तो वो नया सदस्य बन गया था 8वां सदस्य देश। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आपका अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोजन सार्क संघ किस वर्ष में आयोजित किया गया था? सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ई। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, भूटान। आपका सही जवाब होगा मॉरिशस। मॉरिशस है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय सरकारी संगठन है, जिसमें सदस्यों की संख्या में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है, जबकि मॉरिशस इसका सदस्य नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्न देशों में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सार्क के उद्देश्य दे रखे हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन देना है, हाँ दोस्तों। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है, हाँ दोस्तों। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना है, हाँ दोस्तों। अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना है, नहीं, ये गलत है। अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना है सार्क का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। ध्यान रहे, सार्क का गठन आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए के संबंध में किया गया था, जो सदस्य देशों के पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू। तो आपका सही जवाब होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का सचिवालय स्थित है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिकॉग्निशन कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसके वर्तमान 8 सदस्य देश हैं। स्थापना की गई थी जब 7 सदस्य थे, अब 8 सदस्य हैं। 8वां सदस्य देश 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जब उसने सदस्यता ग्रहण की थी अफगानिस्तान ने। तो अब वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यूएनओ, WHO, NATO, नाटो, SAARC, सार्क। तो आपका सही जवाब होगा सार्क। सार्क है वो क्षेत्रीय सदस्य एवं सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का एक उदाहरण है। आपका अगला सवाल है, लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था? सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा है वो लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट और पूर्ण प्रयत्न लीग ऑफ नेशंस के
प्रतिज्ञा पत्र में किया गया था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी। इसके संस्थापक देशों की संख्या 22 है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, किसने गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी? मॉर्गनटाउ ने, विलियम जॉन स्टोन ने, स्वारजेन बर्जर ने, एडवर्ड थ्रोसो ने। तो आपका सही जवाब होगा स्वारजेन बर्जर ने। स्वारजेन बर्जर ने गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत आधारित है सामूहिक सुरक्षा पर, विश्व सरकार पर, शक्ति संतुलन पर, सामूहिक सुरक्षा पर, प्रतिरक्षा पर। आपका सही जवाब हो सामूहिक सुरक्षा पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत है वो सामूहिक सुरक्षा पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विश्व में विद्यमान संघर्षों को शांतिपूर्ण समाधान करना तथा विश्व राजनीति का संचालन बल और हिंसा के परे रखकर सहयोग और सह अस्तित्व के आधार पर होना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, सूची दे रखी है दोस्तों, सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुए थे और किस वर्ष कब हुए थे वो मिलान करना है। आपके दे रखे हैं, डरबन शिखर सम्मेलन है, जलवायु की परिवर्तन के ऊपर डरबन शिखर सम्मेलन है, वो हुआ था 2011 में। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। आपके ए का 4 दे रखा है ऑप्शन ए और बी में, ऑप्शन ए और बी में। तो आपका सी और डी तो खत्म हो जाएंगे दोनों, अब बचे 2 ऑप्शन। अब कानकुन शिखर सम्मेलन, कानकुन शिखर सम्मेलन है वो हुआ था 2009 में। कानकुन शिखर सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 2010 में हुआ था, सॉरी 2010 में। तो बी का हो जाएगा 1, बी का एक ही ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन बी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1990 के दौरान वाशिंगटन सहमति के बारे में गलत पूछी है? तो मुक्त व्यापार, लोकतांत्रिक सरकार और खुला व्यापार, ये तो है दोस्तों। खुला व्यापार, मुक्त व्यापार और प्रभुत्वशाली निजी क्षेत्र, ये भी है दोस्तों। प्रभुत्वशाली निजी क्षेत्र, नव उदारवाद और लोकतांत्रिक सरकार, ये भी है दोस्तों। मुक्त व्यापार, कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक सरकार, ये नहीं है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन देखना है, गलत कथन देखना है। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में कथन दे रखे हैं और गलत कथन देखना है दोस्तों। इसका मुख्यालय शंघाई में है। हाँ दोस्तों, ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है, ये तो सही है। इसकी स्थापना के दस्तावेज पर सदस्य राष्ट्रों ने 2014 में शंघाई पर हस्ताक्षर किए थे। नहीं दोस्तों, ये गलत है, 2014 में नहीं किए थे। केवी कामत इस बैंक के पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है दोस्तों। आरंभ में सदस्य राष्ट्रों ने बैंकों को 10-10 मिलियन डॉलर अंशदान दिया था, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी इसमें गलत है, त्रुटिपूर्ण कथन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक संगठन नहीं है? सी लेक, हाँ सी लेक ही है वो पर्यवेक्षक संगठन नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सी लेक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक संगठन नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जिन्होंने निश्चय किया कि विश्व के वे सभी किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे, जिसकी स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में की गई थी। 25 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? नेहरू था, नासिर था, टीटो था, पेदल क्रैस्टो नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टीटो और सुकर्णो मुख्य संस्थापक थे। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। आपका अगला सवाल है, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? सार्क के कितने सदस्य प्रेक्षक देश हैं? सार्क के 8 सदस्य देश हैं, 9 प्रेक्षक
देश हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था काहिरा में, दिल्ली में, लासुका में, बेलग्रेड में। तो आपका सही जवाब बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था 1961 में। आपका अगला सवाल है, सार्क की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। सार्क की अवधारणा बांग्लादेश के द्वारा पेश की गई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का पूर्ण रूप है, इसमें 8 सदस्य देश हैं। 8वां सदस्य देश 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान ने सदस्यता ग्रहण की थी। तो वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। आपका अगला सवाल है, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन, दोस्तों ये करंट के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, तो इसको छोड़ दो, इस सवाल को छोड़ दो, वर्तमान में करंट के परिप्रेक्ष्य में। आपका अगला सवाल है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र ने अपनाया गया था 1945 में, 1961 में, 1949 में, 1948 में, 1979 में। तो आपका सही जवाब 1948 में। 1948 में मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अपनाया गया था। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृति घोषित किया था, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, 2016 में 19वां सार्क का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? लाहौर में, ढाका में, माली में, कोलंबो में, इस्लामाबाद में। तो 2016 में जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो इस्लामाबाद में हुआ था। आपका अगला सवाल है, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षिण सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? आसियान से, यूरोपीय संघ से, अफ्रीकी संघ से, नाटो से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाटो से। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में किया गया था, जबकि नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को शीत युद्ध के दौरान सैनिक गठबंधन के रूप में किया गया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, ये तो है दोस्तों। नई विश्व आर्थिक व्यवस्था, नियो का नेतृत्व, ये भी है दोस्तों। राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, ये नहीं है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कार्यक्रम नहीं है शामिल। आपका अगला सवाल है, गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है गुटों से पृथकता, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। गुटनिरपेक्ष का अभिप्राय है कि गुटों से पृथकता, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणाम के आधार पर निर्णय लेना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।